प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। आज हम लोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझेंगे। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस शिक्षण संग्रह कंपेंडियम के अंदर आता है। शिक्षण संग्रह का क्षेत्र बहुत बड़ा है। शिक्षण संग्रह क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए उपयोगी कारकों का संग्रह है। शिक्षण अधिगम को प्रभावी कौन कौन से कारक बनाएंगे? पहला है आकर्षक स्कूल परिसर। स्कूल परिसर सुंदर व सुसज्जित होना चाहिए। दूसरा है शिक्षण कौशल। शिक्षक विभिन्न कौशलों का प्रयोग कर सकता है, जैसे प्रस्तावना, खोजपूर्ण प्रश्न, प्रदर्शन, व्याख्या, प्रबलन, श्यामपट्ट आदि। तीसरा है शिक्षण योजना। शिक्षक कक्षा में जाने से पहले योजना बना ले। चौथा है लर्निंग आउटकम। शिक्षक को बच्चे से क्या परिणाम अपेक्षित हैं पता होना चाहिए, यह सबसे महत्वपूर्ण है। चौथा है पुस्तकालय। पुस्तकालय होना चाहिए विद्यालय में। और पांचवा है प्रयोगशाला। प्रयोगशालाएं बहुत जरूरी हैं। शिक्षण संग्रह की अंतर्वस्तु क्या है? ये वे संसाधन जो सीखने सिखाने को अनुकूल बना सकते हैं। कौन कौन से संसाधन? पहला है शिक्षक डायरी। दूसरा समय सारणी। तीसरा TLM। चौथा नवाचार। पांचवा लर्निंग आउटकम। छठवां प्रार्थना स्थल की गतिविधियां, जैसे व्यायाम, योग, सामान्य ज्ञान, प्रेरक प्रसंग आदि। इन सब के बारे में अभी पढ़ेंगे। प्रभावी शिक्षण क्या है? प्रभावी शिक्षण गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सीखने की प्रक्रिया को सहज, सरल एवं बाल केंद्रित होना बहुत आवश्यक है। इसके लिए क्रम है जो इंग्लिश अल्फाबेट पर बनाया गया है। इस क्रम में हम लोग सीख सकते हैं। ए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, सक्रिय भागीदारी। सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों को भी शामिल कीजिए। बच्चों को छोटे छोटे समूह में अपने विचार, अनुभव को कहने का अवसर दीजिए। बी, बिजी क्लासरूम, व्यस्त कक्षा। कक्षा में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों द्वारा प्रोत्साहन एवं कामकाजी वातावरण बनाए रखिए। सी, कोऑपरेटिव लर्निंग, सहभागी सहयोगी अधिगम। प्रोजेक्ट कार, विषयवार छोटे छोटे समूहों की गतिविधियां, इनमें सब लोगों को सहभागिता रखिए। डिमॉन्स्ट्रेशन, कार्य प्रदर्शन। मॉडलों के प्रदर्शन, बाहरी चीजों को दिखाना। ई, एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं। शिक्षक को अपने बच्चों की सफलता के संबंध में स्वयं से भी अपेक्षाएं रखनी चाहिए कि बच्चों को क्या आना चाहिए। एफ, फीडबैक, प्रतिपुष्टि। बच्चों को क्विज के माध्यम से औपचारिक एवं मुस्कुराहट, थपथपाहट जैसे प्रोत्साहन से औपचारिक फीडबैक दीजिए। ये बहुत लाभदायक है। जी, गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण। बच्चों की कक्षा, रुचियों, अनुभवों व उनकी आयु को ध्यान में रखकर और उसके अनुरूप शिक्षण योजनाएं बनाएं। एच, ह्यूमर, हास्य परिहास। चुटकुले, मुहावरों, हास्य कविता जैसे क्रियाकलापों को भी यथासमय प्रयोग करना चाहिए। यह क्लासरूम में एक रोचक वातावरण बनाए रखता है। इंडिविजुअल नीड्स, व्यक्तिगत आवश्यकताएं। व्यक्तिगत आवश्यकताएं बच्चों की देखना बहुत जरूरी है। प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत योग्यताओं, आवश्यकताओं को पहचानना और उनके अनुरूप शिक्षण कार्य करना जरूरी होता है। जर्नल ऑफ लर्निंग, अधिगम पत्रिका। बच्चों को प्रतिदिन अधिगम पत्रिका लिखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। होमवर्क वगैरह। के,
नॉलेज ऑफ लर्नर, अधिगमकर्ता को पहचानिए। बच्चों की स्वभाव, स्थिति, अभिवृत्ति एवं रुचियों को जानना और समझना जरूरी है। एल, लिंकिंग लर्निंग, अधिगम संबंध स्थापन। कक्षा शिक्षण करते समय तकनीकों एवं तरीकों में आपसी तालमेल व सादृश्यीकरण हो। जो भी चीज प्रयोग करें वो पाठ्यक्रम से रिलेटेड हो। एम, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों की व्यवस्था। शिक्षण के दौरान स्थानीय उपलब्ध संसाधनों एवं बच्चों को शिक्षण संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। स्थानीय संसाधन में बाहर की चीजें, पेड़ पौधे आदि। एन, निगोशिएशन, परस्पर बातचीत। ये बहुत जरूरी है। बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे बिना किसी संकोच, डर, भय व तनाव के विचार विमर्श के लिए विषय वस्तु लेकर आएं। ओ, आउटडोर लर्निंग, कक्षा के बाहर की अधिगम गतिविधियां। बच्चों को कक्षा के बाहर ले जाकर भी गतिविधियां कराई जाएं। पी, प्रेजिंग एंड एनकरेजिंग, प्रशंसा और प्रोत्साहन। बच्चों को कार्य प्रदर्शन के तुरंत बाद मुस्कुराना, थपथपाना, शाबाशी देना, ये सब चीजें बच्चों में पढ़ने की इच्छा जागृत करती हैं। क्यू, क्विज, प्रश्नोत्तरी पहेली। बच्चों के अधिगम की प्रगति का आकलन करने में प्रश्नोत्तरी मौखिक एवं लिखित दोनों रूप में हो सकता है। आर, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑन लर्निंग, अधिगम का स्वदायित्व। बच्चों को यह समझने के लिए प्रोत्साहित कीजिए कि उनकी सफलता मुख्यतः उन्हीं के अपने प्रयत्नों का परिणाम है। एस, सक्सेस एक्सपीरियंस, सफलता का अनुभव। बच्चों की सफलता प्राप्ति पर उनके साथ खुशियां मनाइए, जिससे आगे वो और सफल होने की इच्छा जागृत हो। टी, टीम टीचिंग एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स, दल शिक्षण तथा सहयोगी प्रयास। शिक्षण, शैक्षिक प्रयोगों एवं नवाचारों में एक दूसरे को सहयोग तथा समर्थन प्रदान कीजिए। यू, अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर्स, अनपेक्षित परिस्थितियों का सामना। अनपेक्षित प्रसंगों को कभी भी विवाद का विषय मत बनाइए, समाधान कीजिए। वैरायटी, विविधता। जब कक्षा में बच्चे थक जाते हों और आपकी बातों को ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे हों, तो इस स्थिति में अपने व्यवहार, मुद्राओं, गतिविधि में परिवर्तन करते हुए नवाचार, दृश्य, श्रव्य सामग्री आदि का यथावश्यक उपयोग कीजिए। बदलते रहने पर उनमें रुचिता आती रहती है। W, वर्किंग एटमॉस्फेयर, अनुकूल कार्य परिस्थितियां। कक्षा का वातावरण तथा बच्चों के विचारों और संसाधनों की भागीदारी का निर्माण कीजिए। ऐसी परिस्थिति बनाइए जो बच्चों के अनुकूल हो। X, एक्स-रेइंग फॉर इवोल्यूशन, मूल्यांकन हेतु परीक्षण। बच्चों की प्रगति हेतु दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, छमाही एवं वार्षिक मूल्यांकन कीजिए। वाई, यू, आप अर्थात शिक्षक। आपकी क्रियाशीलता एवं चिंतन से प्रभावी शिक्षण संभव है। अध्यापक को क्रियाशील होना जरूरी है। जी, जील, जोश और उमंग। शिक्षक द्वारा कक्षा में सभी क्रियाकलापों को जोश और उमंग के साथ करना नितांत जरूरी है। जोश किसी भी चीज के लिए उसमें कैटलिस्ट का काम करता है। शिक्षण योजना, यह वह कारक है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। तो शिक्षण योजना क्या है, क्यों और कैसे? शिक्षण योजना
किसी भी विषय वस्तु पर पूर्व निर्धारित और योजनाबद्ध तरीके से एक लिखित दस्तावेज है। शिक्षण योजना सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मार्गदर्शक का काम करती है। इसमें शिक्षण अवधि में किए जा रहे क्रियाकलापों, गतिविधियों, आकलन, फीडबैक, पुनर्वलन एवं आगे की योजना का क्रमबद्ध एवं संक्षिप्त विवरण होता है। शिक्षण योजना के प्रमुख बिंदु: पहला, चयनित लर्निंग आउटकम, अधिगम संबंधी परिणाम। इसके लिए आपको उस विषय में बच्चे के वर्तमान अधिगम स्तर तथा उक्त लर्निंग आउटकम से संबंधित पूर्व ज्ञान की सम्यक जानकारी हो। दूसरा है लर्निंग आउटकम के आधार पर उपयुक्त गतिविधियां व सामग्री का चयन करना। तो जो लर्निंग आउटकम जिस भाषा का है या गणित का है, उसके आधार पर हमें गतिविधियां और उसके लिए सामग्री का चयन करना है। तीसरा है शिक्षण योजना के विभिन्न चरणों एवं उन पर दिए जाने वाले समय का निर्धारण। शिक्षण योजना बनाते समय विभिन्न चरणों जैसे प्रस्तावना, गतिविधियां, समूहिक कार्य, लेखन, प्रयोग आदि, बच्चों को सीख का आकलन करने के तरीके, कक्षा कार्य, गृह कार्य आदि को लिखें तथा इसके लिए समय निर्धारित करें। शिक्षण योजना में सभी स्तर के बच्चों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। शिक्षण योजना बनाते समय दिव्यांग बच्चों, कम बोलने वाले या प्रतिभाग न करने वाले बच्चों को भी ध्यान में रखें। बच्चों की प्रगति का सतत आकलन तथा आवश्यकता अनुसार शिक्षण योजना में परिवर्तन करना। योजना के किन अंशों पर बच्चों को अधिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है, इस बात पर सवैध ध्यान रखना है। शिक्षण की रोचकता। शिक्षण योजना में गतिविधि बच्चों के स्तर एवं रुचि के अनुसार तथा आनंददायी हो, जिससे बच्चे स्वतः प्रतिभाग करें। शिक्षक डायरी। किसी भी शिक्षक के लिए शिक्षक डायरी का बहुत महत्व है। शिक्षक की इसमें प्लानिंग, क्या आगे करना है, ये सब होता है। शिक्षक डायरी शिक्षकों के लिए एक स्व मार्गदर्शिका होती है। शिक्षक अपनी डायरी में अपने कार्य के संबंध में स्व योजना बनाते हैं। शिक्षक डायरी में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण के तरीकों तथा कक्ष की रणनीतियों को नियमित रूप से अंकित किया जाता है। शिक्षक डायरी का स्वरूप। शिक्षक डायरी कैसी होनी चाहिए? मुख्य पृष्ठ। मुख्य पृष्ठ में क्या होगा शिक्षक डायरी के? उसमें शिक्षक शिक्षिका का नाम होगा, विद्यालय का नाम होगा, विकासखंड का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब मुख्य पृष्ठ होगा उस शिक्षक डायरी का। दूसरा, विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप। मुख्य ये है, इसमें सब कुछ होगा। विस्तृत विवरण योजना में इसमें चयनित लर्निंग आउटकम हो, प्रकरण, पाठ, इकाई का नाम तथा आवश्यक संसाधन जैसे सामग्री, TLM का विवरण तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गतिविधियां अंकित हों। इस प्रारूप की 100 प्रतियां शिक्षक डायरी में होनी चाहिए। तीसरा है शिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण कार्यों का संक्षिप्त साप्ताहिक विवरण। इसमें अध्यापक प्रतिदिन प्रत्येक वादन में संबंधित कक्षा, विषय एवं पढ़ाए गए पाठ्यांश का संक्षिप्त विवरण लिखें। इसकी 50 प्रतियां शिक्षक डायरी में होनी चाहिए। ये देखिए, ये प्रारूप है पूरा। चौथा है 10 रिक्त पन्ने। इसमें शिक्षक आवश्यकता अनुसार विभिन्न शैक्षिक सूचनाओं को अंकित करेंगे। जो भी कठिनाइयाँ या जो भी नए TLM या जो भी है, इसमें अंकित करना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व गतिविधियाँ। शिक्षक डायरी में जो विस्तृत विवरण सहित शिक्षण योजना का प्रारूप था, जिसकी 100 प्रतियां होनी चाहिए, उसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गतिविधियां कैसी होनी चाहिए, वो यहाँ हम लोग देखेंगे। पहला, शिक्षण के प्रारंभ में। शिक्षण के प्रारंभ में यहाँ उन बिंदुओं को लिखकर जिन पर चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए बातचीत या गतिविधि करेंगे। साथ ही बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर चयनित लर्निंग आउटकम पर रोचक ढंग से प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे। इसमें केवल 5 मिनट हम लोगों को देना है।
इसमें बच्चों के पूर्व ज्ञान पर आधारित बातचीत, कुछ रोचक गतिविधियां, प्रश्नोत्तर, कक्षाकार द्वारा ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसमें विगत कार्यवर्षों के कार्यों का रीमैप, प्रत्यास्मरण हो। अब है दूसरा इसका मुख्य भाग, शिक्षण के दौरान। इसमें हम लोगों को 20-25 मिनट देने हैं। यहाँ उन गतिविधि, प्रयोगों, प्रसंगों, कक्षाकार आदि के बारे में लिखें जिन पर बच्चों के साथ कार्य करेंगे। इसमें इस बात को भी लिखना है कि बच्चों को कब एकल, जोड़ी में, समूह में अभ्यास कार्य का अवसर देंगे। यहाँ आप उन मुख्य प्रश्नों को भी लिखें जो आप बच्चों से करेंगे। इसमें आकलन के तरीके क्या होंगे? बच्चों को अभ्यास कार्यों के लिए अवलोकन द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा, गतिविधियों में बच्चों की प्रतिभा को देखकर, बच्चों की कॉपियों को देखकर। अब तीसरा भाग और अंतिम भाग है शिक्षण की समाप्ति पर आकलन व समेकन। इसमें आपको 10 मिनट देना है, 10 मिनट का समय इसमें लगेगा। और ये इसमें आकलन कैसे करेंगे हम लोग? जो पाठ पढ़ाया गया है उसमें उसके प्रश्नोत्तर द्वारा। लर्निंग आउटकम, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मुख्य भाग है। आपने कई बार लर्निंग आउटकम के बारे में पढ़ा होगा। अब हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। पहले लर्निंग आउटकम की परिभाषा क्या है? लर्निंग आउटकम अधिगम संबंधी परिणाम से आशय उन परिणामों, दक्षताओं से है जो किसी कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप अपेक्षित दक्षताओं के प्राप्त होने पर परिलक्षित होते हैं। सरल भाषा में किसी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विषय के अनुसार कितना उसे सीख जाना है या अपेक्षित है, यही लर्निंग आउटकम है। उदाहरण, कक्षा 1 हिंदी विषय के कुछ मूलभूत लर्निंग आउटकम इस प्रकार हैं। बच्चे परिवेशीय ध्वनियाँ, बोलियों, वाहन, घंटी आदि की ध्वनियों को पहचानते हैं। बच्चे प्रथम एवं अंतिम ध्वनि वाले शब्दों को पहचानते हैं, जैसे पग, पर, पल, जग, पग, हल, चल आदि। बच्चे वर्ण व अक्षर की आकृति को पहचानते हैं। बच्चे वर्णों को जोड़कर अमात्रिक शब्द बनाते एवं पढ़ते हैं, जैसे जल, हल, नल, चल, मगर, डगर आदि। बच्चे वर्णों एवं अमात्रिक शब्दों को उनकी सही बनावट में लिखते हैं। ये कक्षा 1 के लिए लर्निंग आउटकम्स हैं। लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के तरीके। लर्निंग आउटकम को कैसे प्राप्त किया जाएगा? पहला है शिक्षण योजना। शिक्षण योजना हम लोग अभी देख चुके हैं, जिसमें 3 प्रारूप थे। और शिक्षण योजना बनाते समय उन समस्त तरीकों को ध्यान में रखें जो कक्षण शिक्षक को रोचक एवं उपयोगी बनाते हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षावार बोलने, पढ़ने, लिखने पर प्रतिदिन अनुमानतः समय का निर्धारण। कक्षा 1 व 2 के बच्चों के लिए बोलना 15 मिनट है, उन्हें पढ़ाना 15 मिनट है और लिखना 5 मिनट है। उनके लिए लिखने के लिए कम समय दिया जाएगा। कक्षा 3 व 4 के लिए बोलने के लिए 10 मिनट, पढ़ने के लिए 10 मिनट और लिखने के लिए 15 मिनट। जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी उनके लिखने का समय बढ़ता जाएगा। 5 से 8 तक के बच्चों के लिए बोलना 7 मिनट, पढ़ना 8 मिनट और लिखना 20 मिनट होगा। यह समय कब दिया जाएगा? कक्षा शिक्षण के दौरान, कक्षा कार्य के क्रम में, अभ्यास कार्य के दौरान। अब है दूसरा समय सारणी। कक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित किए जाने के उद्देश्य से समय सारणी अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है आईसीटी, सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग। आईसीटी में मोबाइल, इंटरनेट, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी व रेडियो जैसे तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। यह आज की शिक्षा में अहम रोल अदा करता है। यह बाल केंद्रित है तथा सभी को जोड़कर सामुदायिक लाभ भी लिया जा सकता है, साथ ही साथ प्रबंधन में भी उपयोगी है। हम मोबाइल, इंटरनेट, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी व रेडियो जैसे तकनीकों का प्रयोग कर शिक्षण को बाल केंद्रित बना सकते हैं।
साथ ही सूचना प्रबंधन एवं सामुदायिक सहभागिता कर सकते हैं। विद्यालय भवन सीखने में सहायक, बिल्डिंग एज अ लर्निंग एड्स, बाला। ये बाला कॉन्सेप्ट शिक्षा में अलग ही महत्व रखता है। इसमें स्कूल बिल्डिंग को लर्निंग एड्स के रूप में प्रयोग करते हैं। विद्यालय भवन की बाहरी दीवारों पर मनमोहक शैक्षिक चित्र व प्रेरक वाक्य, विद्यालयों के खंभों पर राष्ट्रीय प्रतीक, गणितीय चिन्ह, कक्षाओं की खिड़कियों पर गणितीय पैटर्न की संरचना, फर्श पर सांप सीढ़ी, कोण इत्यादि। दरवाजों पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां, त्रिभुज, वर्ग, आयत, वृत्त, शंकु, बेलन आदि। कक्षा की अंदरूनी दीवारों पर टंगे हुए शैक्षिक ऑब्लिक चित्रकात्मक फ्लेक्सी ग्रीन व सूखे कचरे के डस्टबिन, सुसज्जित गेट व ऊंची बाउंड्री वॉल, ये सब विद्यालय लर्निंग में काम आती हैं। फुलवारी, वाटिका, मैथमेटिकल गार्डन, किचन गार्डन, क्लीन परिसर, ग्रीन परिसर। प्रत्येक कक्षा में महापुरुषों, वैज्ञानिकों, राजनेताओं, समाज सुधारकों का चित्र सहित विवरण। प्रत्येक कक्षा कक्ष में आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पंखे व रोशनी हेतु पर्याप्त एलईडी बल्ब। प्रत्येक कक्षा कक्ष के सामने आवश्यकता अनुसार डस्टबिन। कक्षा कक्ष के फर्श पर, दीवार पर रंगीन टाइल्स द्वारा ज्यामितीय आकृतियां एवं रोचक खेल गतिविधियां जिनका उपयोग बच्चे स्वयं सीखने में कर सकें। खेल सामग्री, विज्ञान प्रयोगशाला, विद्यालय पुस्तकालय, टैबलेट, कंप्यूटर, साउंड सिस्टम, प्रोजेक्टर, ढोलक, हारमोनियम, बांसुरी, ढपली, मंजीरा आदि वाद्य यंत्र, ये बच्चों को शिक्षण में रोचकता प्रदान करते हैं। कृषि, बागवानी, सिलाई एवं कला क्राफ्ट आदि इत्यादि का भी सामान होना चाहिए। 5वां है शैक्षिक नवाचार। नवाचार का अर्थ नवीन विचार से है। यहाँ शिक्षक अपने विचारों में नवीन परिवर्तन लाकर नई नई शिक्षण विधियां तथा गतिविधियों को अपनाकर बदलाव ला सकता है। शिक्षा में नवाचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने विचारों में नया परिवर्तन लाते हुए विद्यालय एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं में कुछ ऐसे बदलाव करते हैं जिनसे शिक्षकों को शिक्षण कार्य में तथा बच्चों को अपने सीखने में लाभ मिलता है। छठवां है गतिविधि आधारित शिक्षण। शिक्षक अलग अलग प्रकार की गतिविधियां जैसे खेल, हाव भाव आदि के द्वारा पाठ्यक्रम को रोचक बनाते हैं। शिक्षण के समय बच्चों को समूह में बांटकर शैक्षिक गतिविधियां, खेलों का आयोजन, कक्षा की फर्श पर ग्रिड गेम, सांप सीढ़ी, लूडो आदि खेलों को स्थायी तौर पर बनाकर बच्चों को खेल के माध्यम से सीखने का अवसर दें। भाषा शिक्षक प्रायः बच्चों को हाव भाव से कविता, कहानी सुनाते हैं जो बच्चों के लिए रुचिकर एवं आनंदवर्धक सिद्ध होती है। सातवां है परिवेशीय संसाधनों का उपयोग। आपके विद्यालय के 50 मीटर की परिधि में मौजूद परिवेश की जानकारी, प्रमुख फसलों के नाम, जैसे वहाँ आसपास कौन सी फसलें उगती हैं, इससे बच्चों को फसलों के बारे में भी जानकारी हो जाएगी। प्रमुख सार्वजनिक स्थानों के नाम, कौन कौन से सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस, बैंक, पुलिस स्टेशन आदि। प्रमुख जल स्रोतों के नाम, इससे बच्चों को जल स्रोतों के बारे में जानकारी होगी, जैसे भूमिगत जल स्रोत, कुएं, झील, नदी आदि। कामगारों के नाम, इससे बच्चों को काम के बारे में जानकारी होगी, उनके कामों के बारे में क्या वो करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आपके घर के पूर्व दिशा में बने 5 घरों के गृह स्वामियों के नाम और उनका नाम, इससे बच्चों को अपने आप चिंतन करने की भावना भी जागृत होगी। विद्यालय के सामने से नियमित रूप से गुजरने वाले यातायात के साधनों के नाम, इससे बच्चों को यातायात के साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। इससे बच्चों को जल, थल या वायु के यातायात के साधनों के बारे में पता चलेगा। परिवेशीय संसाधनों से बच्चे बाहर की दुनिया को अपने
शिक्षण में जोड़ते हैं, जिससे उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज का भी ज्ञान हो जाता है, बच्चों में समझ आ जाती है। व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना। बच्चे के व्यक्तित्व में मानवीय मूल्यों तथा जीवन कौशलों का विकास के लिए सह शैक्षिक गतिविधियां, विभिन्न प्रकार के खेल एवं शारीरिक व मानसिक विकास से जुड़े क्रियाकलाप शामिल होते हैं। इसमें बच्चों के व्यक्तित्व का विकास होता है, जो सबसे जरूरी है। इसमें प्रार्थना सभा, प्रत्येक दिवस के लिए अलग अलग प्रार्थनाएं जो हर माह बदल जाती हैं। प्रत्येक दिन संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग यह शिक्षकों के व बच्चों के द्वारा प्रार्थना सभा में होना चाहिए। न्यूज़ अपडेट, इससे बच्चे करंट नॉलेज से और देश दुनिया से जुड़े रहेंगे। स्वास्थ्य चर्चा, मौसम के अनुसार डू एंड डोंट्स, बच्चों को किस मौसम में क्या खाना चाहिए, कैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए आदि। शारीरिक सक्रियता के क्रियाकलाप, ये शिक्षक के द्वारा पीटी वगैरह करवाना है। बातचीत की गतिविधियां, शिक्षक के द्वारा हम लोगों को कैसे बातचीत के ढंग या सब चीज़ें प्रार्थना सभा में बतानी है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी, ये शिक्षक के द्वारा बच्चों को बतानी है और बच्चों के द्वारा भी करवाना है। इससे बच्चों को सामान्य जानकारी होगी और वह आसपास की चीज़ों के बारे में भी सीख सकेंगे। प्रार्थना सभा विद्यालय की महत्वपूर्ण गतिविधियों में से है। स्फूर्तिदायक गतिविधियां, ये शिक्षकों के द्वारा करवाएगा, जैसे पीटी, योगा, इनसे बच्चों में स्फूर्ति आएगी। सामान्य निर्देश प्रधान अध्यापक के द्वारा दिए जाएंगे। इसमें बच्चों को विद्यालय में कैसे देखना है, कैसे कार्यक्रम करने हैं, ये सब चीज़ें। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, शिक्षक के द्वारा बच्चों को रोज़ के रोज़ नई नई चीज़ें, इस समय क्या चल रहा है और कैसे उसको रहना है, ये सब चीज़ें शिक्षक के द्वारा बताई जाएंगी। बच्चों को विशेष प्रयासों, जन्मदिन के प्रोत्साहन देना, ताली बजाना, ये सब शिक्षकों के द्वारा प्रार्थना सभा में करवाया जाएगा। इससे बच्चों में रोज़ आने की भावना जागृत होगी और बच्चों को इसमें रुचि आएगी। सह शैक्षिक गतिविधियाँ, ऐसी गतिविधियाँ जिससे बच्चों का संपूर्ण विकास संभव हो तथा बच्चों में रोचकता बनी रहे, ये हैं सह शैक्षिक गतिविधियाँ। सह शैक्षिक गतिविधियों में क्या क्या है? कहानी कथन, कविता, अंताक्षरी, निबंध लेखन आदि से बच्चों का मानसिक, भावात्मक एवं संज्ञात्मक विकास होता है। वाद विवाद, वाक्य निर्माण प्रतियोगिता, कहानी, कविता, घटनाओं पर विचार प्रकट करना, चित्रकला एवं पोस्टर निर्माण, अभिनय, रोल प्ले, विषयवार प्रोजेक्टर निर्माण से बच्चों के अंदर से झिझक समाप्त होगी तथा रचनात्मक कल्पना शक्ति के विकास के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा। ये सब जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, ये सब सह शैक्षिक गतिविधियां हैं। इसी प्रकार हस्तशिल्प एवं कार्य अनुभव के कार्यों से सृजनशीलता का विकास होने में मदद मिलेगी। खेलकूद के माध्यम से स्वतंत्र चिंतन, रणनीतियों का निर्धारण, समय सापेक्ष निर्णय लेने की क्षमता तथा रचनात्मकता का विकास होगा। खेल गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं, यह शिक्षण में अत्यंत आवश्यक है। यह शिक्षण को रोचक बनाता है, पर इसमें हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, सकारात्मक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। बच्चों में बहुमुखी विकास और विद्यालय से लगाव के लिए खेल गतिविधियां एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन आवश्यक है। इनसे जहां एक और उनका शारीरिक मानसिक विकास होता है, वहीं इसमें चुस्ती फुर्ती भी बनी रहती है। खेल गतिविधियों में शामिल हैं योग, व्यायाम, पीटी, आत्मरक्षा के तरीकों जैसे जूडो, ताइक्वांडो के साथ इंडोर व आउटडोर गेम। जीवन कौशल विकास, सफल जीवन निर्वहन के लिए तथा समाज एवं प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जीवन कौशलों का विकास होना जरूरी है। इसमें पहला है समालोचनात्मक सोच, किसी वस्तु विषय वस्तु के पक्ष विपक्ष को समझ सके। दूसरा है सृजनात्मक सोच, बच्चे को सृजनात्मक होना चाहिए। तीसरा है निर्णय लेना,
बच्चे को सही गलत का जानना जरूरी है, क्या सही है क्या गलत है। चौथा है समस्या समाधान, बच्चे को किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान आना चाहिए। पांचवा है प्रभावी संप्रेषण, अपनी बात प्रभावपूर्ण तरीके से दूसरे तक पहुंचाना। छठवां है पारस्परिक अंतर संबंध। सातवां है स्वजागरूकता, किसी विषय वस्तु पर जागरूक होना जरूरी है। आठवां है समभाव, किसी के साथ भेदभाव ना हो। नौवां है तनाव पर नियंत्रण, तनाव पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। 10वां है भावनाओं पर नियंत्रण, भावनाओं को परिस्थिति के अनुरूप नियंत्रण रखना जरूरी है। व्यक्तिगत स्वच्छता, बच्चों को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी देना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता को विद्यालयी कार्यक्रम का एक प्रमुख हिस्सा बनाना अत्यंत आवश्यक है। बच्चे को व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु विद्यालय में सभी साधन उपलब्ध होने चाहिए, जैसे डिटॉल या हाथ धोने का साबुन समाप्त होने पर तुरंत उपलब्ध कराएं। शौचालय में हार्पिक, फिनाइल, टॉयलेट ब्रश, बाल्टी आदि। शौचालय में पानी की पर्याप्त व्यवस्था हो, स्वच्छ पेयजल व्यवस्था एवं स्थान होना चाहिए। भोजन हेतु स्वच्छ स्थान होना चाहिए। व्यावसायिक परामर्श, व्यावसायिक परामर्श व्यवसाय को चुनने, उसके लिए तैयारी करने, उसमें प्रवेश करने तथा उसमें विकास करने हेतु सूचना देने, अनुभव देने तथा सुझाव देने की प्रक्रिया है। व्यावसायिक परामर्श के आधार पर बच्चों को यह ज्ञात हो जाता है कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। व्यावसायिक परामर्श के आधार पर कार्य के स्वरूप एवं कार्य से संबंधित व्यक्तियों के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। बाल संसद, जैसे देश को चलाने के लिए संसद जरूरी है, ऐसे विद्यालय को चलाने के लिए बाल संसद जरूरी है। इसमें बालक बालिकाओं का एक मंच प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गठन किया जाता है। उद्देश्य जीवन मूल्यों का विकास, व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, सही गलत स्पर्श की समझ, समय प्रबंधन इत्यादि का स्पष्ट समझ उन बच्चों में हो जाती है। इसमें शिक्षक की भूमिका क्या होगी? बाल संसद के संयोजक के रूप में सहयोग करना। मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा? इसमें प्रधानमंत्री होगा, उप प्रधानमंत्री होगा, जिसमें से एक छात्रा का चयन आवश्यक है। शिक्षा मंत्री होगा, उप शिक्षा मंत्री होगा, सह मीना मंच मंत्री अनिवार्य रूप से साक्षात छात्रा ही होगी। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री होगा, उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री होगा, जल एवं कृषि मंत्री होगा, उप जल एवं कृषि मंत्री होगा, पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री होगा, उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री होगा, सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री होगा, उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री होगा। अब इस मंत्रिमंडल समितियों के प्रमुख कार्य क्या हैं? मंत्रिमंडल का कार्य प्रधानमंत्री विशेष अवसरों पर विद्यालय में समारोह आयोजित करना एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। शिक्षा मंत्री का कार्य सभी बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री का कार्य व्यक्तिगत स्वच्छता, परिसर, शौचालय की सफाई पर ध्यान देना है। जल एवं कृषि मंत्री का कार्य विद्यालय में पेड़ पौधों, क्यारियां, परिसर के सौंदर्यीकरण पर ध्यान देना, पीने के पानी की स्वच्छता का ध्यान देना है। पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री का कार्य पुस्तकालय की किताबें पढ़ने की आदत डलवाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवाचार में सहयोग करना है। सांस्कृतिक मंत्री का कार्य सांस्कृतिक गोष्ठियां, वार्षिक खेलकूद, राष्ट्रीय पर्वों पर समारोह आयोजित करना है। इस प्रकार बच्चे एक जैसे देश में संसद चलती है और देश चलता है, ऐसे ही स्कूल में भी वो इन सब कार्यों को बांटकर आपस में मिलजुल कर पूरे इस विद्यालय को अच्छे से संचालित करने में मदद करते हैं। इस बाल संसद की वजह से बच्चों में विद्यालय के प्रति स्वजागरूकता उत्पन्न होती है, विद्यालय को अपनापन महसूस होता है। बच्चे विद्यालय की स्वच्छता के बारे में, विद्यालय को हरित रखने के बारे में और उन्हें अपनेपन की जागरूकता होती है। अब है सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। आकलन इस प्रकार का हो कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया रोचक व उपयोगी बन जाए। इसमें बच्चों की आवश्यकता, रुचियों तथा कौशलों के बारे में पता चले। आकलन सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित दिशा एवं
गति प्रदान करने के लिए बच्चों की आवश्यकता, रुचियों और कौशलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, ताकि शिक्षण अधिगम की योजना को नियमित और उपयुक्त तरीके से परिवर्तित किया जा सके। इस प्रकार के आकलन में बच्चों के मूल्यांकन, परीक्षा के प्रति व्यापक भय दूर होता है और बच्चे के सीखने और विकास में सुधार की संभावनाएं ज्ञात हो पाती हैं। आकलन का स्वरूप। अब आकलन का स्वरूप कैसा हो? मौखिक तरीकों, व्यक्तिगत या समूह चर्चा, वार्तालाप, प्रश्नोत्तरी के साथ लिखित तरीकों तथा बच्चों की कॉपियों, स्लेट, हरी पट्टी आदि पर लिखित कराकर नियमित आकलन कर सकते हैं। समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा अर्थात ऐसी शिक्षा जो सबके लिए हो। विद्यालय में विविधताओं से भरे सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य यह शिक्षा जिसमें एक विशेष व्यक्ति श्रेणी पर निर्भर न होकर सभी को शामिल किया जाता है। समावेशी शिक्षा की विशेषताएं। यह विद्यालय में नामांकित सभी बच्चों के लिए है। बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक स्तर का खास तौर से ध्यान रखा जाता है। ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें सभी बच्चे अपने स्तर और क्षमता के अनुरूप शामिल हों। बच्चों में आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। समावेशी शिक्षा कमजोर, प्रतिभाशाली, अमीर गरीब, ऊंच नीच तथा दिव्यांगता में कोई भेदभाव नहीं करती। सभी बच्चों को समान और अपनेपन की संस्कृति के साथ व्यक्तिगत मतभेदों को स्वीकार करने के लिए भी अवसर प्रदान करती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में गठित समिति ने इसकी रूपरेखा बनाई। यह सबसे महत्वपूर्ण है। आज की शिक्षा का कॉन्सेप्ट यहीं से लिया है। किसी भी टेट में, चाहे वो सीटेट या किसी राज्य का एसटेट हो, सभी के प्रश्नों का आधार यहीं से लिया जाता है। सीटेट की पेडागोजी का आधार यही है। अध्याय 1 पाठ्यचर्या निर्माण के निम्न 5 निर्देशक सिद्धांतों का प्रस्ताव रखा गया है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, मतलब जो भी स्कूल में पढ़ाते हैं वो उसकी रियल लाइफ से संबंधित हो। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, यह सुनिश्चित करना। बच्चों को समझाना है, उन्हें रटाना नहीं है। पाठ्यचर्या का इस प्रकार संबंधन हो कि बच्चों को सर्वांगीण विकास के अवसर मुहैया कराएं, बजाय इसके कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। बच्चों का पूर्ण विकास हो, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। बच्चों को परीक्षा जो हो वो अपेक्षाकृत अधिक लचीली बनाना, कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, उसमें जो प्रश्न आए वो कक्षा की गतिविधियों से जुड़े हों। एक ऐसी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। अध्याय 2 सीखना और ज्ञान में ज्ञान की प्रकृति और बच्चों के सीखने की कार्य नीतियों पर चर्चा की गई है। अध्याय 3 पाठ्यचर्या के क्षेत्र, स्कूल की अवस्थाएं और आकलन में उन सुझावों के सैद्धांतिक आधारों का निरूपण किया गया है जो पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों के लिए दिए गए हैं। अध्याय 4 विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयामों का परीक्षण करते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि बच्चों के अधिगम को विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण किस प्रकार महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। अध्याय 5 व्यवस्थागत सुधार में चर्चा की गई है कि सक्रिय गतिविधियों के जरिए बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने में, वस्तुओं का इस्तेमाल करने में, अपने प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश की खोजबीन करने में सक्षम बनाने के लिए वर्तमान स्कूली व्यवस्था में किस प्रकार के व्यापक व्यवस्थागत सुधारों की जरूरत होगी, ताकि बच्चा कक्षा के अनुभवों से ज्ञान का सृजन कर सके तथा शिक्षण बच्चे में सीखने की सहज इच्छा को समृद्ध करे, ना कि ज्ञान की सूचना प्रदान करे। जितने भी अध्याय हैं ये
विस्तारात्मक हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश के अन्य सभी राज्यों में 1 अप्रैल 2010 से 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए लागू है। इस निर्णय के उपरांत 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के अंतर्गत मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21A सम्मिलित किया गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग वाले सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें उपबंध करेगा। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 45 के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद स्थापन किया। राज्य सभी बच्चों को जब तक वे अपनी 6 वर्ष की उम्र पूरी नहीं कर लेते बचपन पूर्व सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। संविधान के अनुच्छेद 51A में धारा J के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी गई। धारा K, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष के 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक बालिका या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसके फलस्वरूप प्रारंभिक शिक्षा को एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त हुआ। आज प्रारंभिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। धन्यवाद।